सी है टू हैंडल सर्टेन काइंड्स ऑफ हैजार्ड, डी आपका है एज पार्ट ऑफ एडस ट्रांसलेशन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है बी, फॉर एफिशिएंट एक्सेस टू फंक्शन पैरामीटर्स एंड लोकल वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड फॉर IIS। तो इसमें आपका जो है IIS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड इंटरनेट सर्वर। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है एनोनिमस, बी है विंडोज, सी है बेसिक ऑथेंटिकेशन, डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है बी, विंडोज, इसमें करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स था 42, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए आप देख के ही लगा दोगे। तो हाइपरलिंक लिए आता है :AHREF इक्वल टू जो आपकी एड्रेस दे रखा हो, ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट है आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SRTF। तो SRTF आप समझते होगे, शेड्यूलिंग विद प्रिमिटिव को ही SRTF भी कहते हैं। ओके, SRTF शेड्यूलिंग में काज स्टारवेशन। स्टारवेशन का मीन्स हिंदी में होता है भुखमरी। मीन्स आप अगर किसी ऐसी कंडीशन लगा रखे हो जिसमें बार बार किसी प्रोसेस को वेट करना पड़े, तो वो जो बार बार वेट का और उसको प्रोसेसर से एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम हो, तो उसका जो वेटिंग टाइम है वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो प्रोसेस स्टारवेशन में चली जाती है। ठीक है, जैसे आपने कोई शेड्यूलिंग की एल्गोरिदम लगा रखा है जिसमें कि आपने प्रोसेसर को ये असाइन कर रखा है कि जो लार्जर प्रोसेसर टाइम की प्रोसेस होगी उसको हम बाद में करेंगे, पहले स्मॉल प्रोसेस होगी, स्मॉल प्रोसेसर टाइम वाली उसको हम पहले एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे P1 P2 P3 आपकी प्रोसेस हैं और इसमें ये 5 P1 का एग्जीक्यूशन टाइम है, P2 का 2 है और P3 का 7 है, और यहाँ पे प्रोसेसर एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लगा रखी कि जिसका प्रोसेसर टाइम कम होगा उसको पहले एग्जीक्यूशन मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम P2 को यहाँ पे 2 मिली सेकेंड है, पहले एग्जीक्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जबकि प्रोसेस पहले कौन आई है 5। ठीक है, तो इसको 5 को वेट करना पड़ेगा, P2 को पहले मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद सपोज नेक्स्ट प्रोसेस जब P2 एग्जीक्यूशन हो रही थी तब तक दूसरी प्रोसेस क्रिएट हो गई, ये आपकी मान लो P4 प्रोसेस आ गई और इसका CPU टाइम भी 1 मिली सेकेंड है, तो P1 को एग्जीक्यूशन ना मिलके P4 को मिल जाएगा। ठीक, और P1 वेट ही करता रहेगा। उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट P5 प्रोसेस आए, उसका भी प्रोसेसर टाइम P1 या P3 से कम हो, तो इन दोनों प्रोसेसर को वेट करना पड़ेगा, जो स्मॉलेस्ट होगी उसको प्रोसेसर असाइन हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टारवेशन। मीन्स जब किसी प्रोसेस का वेटिंग टाइम इतना बढ़ता ही चला जाए, उसको अपना खुद का एग्जीक्यूशन ना हो, जो वेटिंग टाइम है वो प्रोसेसिंग टाइम से भी ज़्यादा निकल जाए, तो इसको स्टारवेशन बोलते हैं, भुखमरी। ठीक है, आपका स्टेटमेंट सेकंड है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में काज स्टारवेशन। तो जो प्रिमिटिव भी यही है कि प्रोसेसर जैसे ही स्मॉलर प्रोसेस आएगी तो उसको स्विच करके दूसरी प्रोसेस को एक्सेस करने लगेगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी स्टारवेशन होता है। ठीक, आपका थर्ड है राउंड रॉबिन इज़ बेटर देन FCFS। तो राउंड रॉबिन जो एल्गोरिदम है वो आपकी बेटर है FCFS से। मीन्स FCFS में क्या है, जो पहले प्रोसेस आ गई उसी को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, और जो आपकी राउंड रॉबिन है, राउंड रॉबिन में क्या है, टाइम क्वांटम दे रखा होता है, टाइम स्लाइस, उसी टाइम स्लाइस में प्रोसेसर हर प्रोसेस को उतना टाइम ड्यूरेशन जरूर देगा। ठीक है, FCFS में यही दिक्कत है कि सपोज अगर कोई स्टार्टिंग में बड़ी प्रोसेस आ गई, जैसे यहाँ पे P1 प्रोसेस है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम 70 मिली सेकेंड है, और यहाँ पे P2 और P3 प्रोसेस हैं, इनमें P2 का 2 मिली सेकेंड है और P3 का 4 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन हो। ठीक, तो प्रोसेसर यहाँ सपोज इसको असाइन हो गया P1 को, तो P1 को CPU 70 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूशन करेगा अकॉर्डिंग टू FCFS एल्गोरिदम FIFO। ओके, FIFO या FCFS एक ही बात है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अब P2 प्रोसेस को CPU से सिर्फ 2 मिली सेकेंड के लिए ज़रूरत थी, जबकि इसको 70 मिली सेकेंड वेट करना पड़ेगा। तो इसी
इसका यही ड्रॉबैक है, डीमेरिट है एफसीएफएस का, कि इसमें P2 प्रोसेस को प्रोसेसर से बहुत ही कम समय की एग्जीक्यूशन की ज़रूरत थी, बट इसको P2 से P1 से लेट आया है, इसी वजह से इसको 70 मिली सेकेंड तक वेट करना ही होगा। ठीक, प्रिमिटिव नहीं हो सकता, तो ये इसकी ड्रॉबैक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसमें पूछा जा रहा था करेक्ट कौन है, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 46, विच टाइप ऑफ चैनल डज नॉट रिप्रेजेंट एनी कोरिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिंबल्स। तो इसमें ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, नॉइजलेस चैनल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, ये भी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस हेक्साडेसिमल कोड। तो 1F.01B की जो करेक्ट वैल्यू आ रही है वो मैंने यहाँ पे निकाल रखी है। देखिए 1 × 16⁻1 + 15 × 16⁻0 + 0 × 16⁻−1। तो ये आप जब वैल्यू निकालोगे इसको, तो ये आपकी 31 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 31 पॉइंट समथिंग सिर्फ ऑप्शन आपका सी का है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर। तो 0.0111 ये आपका यहाँ पे निकाल के देखिए, 0 × 2⁻⁻1, 1 × 2⁻², 1 × 2⁻3, 1 × 2⁻4, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 0.43। तो देखिए ये 0.43 के बराबर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन a + b * c + d - e × f / g। तो पोस्ट फिक्स फॉर्म में इसकी आपका एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, जैसे a + b है, ठीक, तो a + b का जो पोस्ट फिक्स आएगा वो क्या आएगा, ab+, मीन्स ऑपरेटर बाद में रहेगा। तो इसको मैंने सॉल्व किया था, सॉल्व करके ऑप्शन आपका आएगा करेक्ट ए। ओके, तो इसका पोस्ट फिक्स जो एक्सप्रेशन आएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है SDLC से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, इन विच स्टेप ऑफ SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक्चुअल प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड इज डन। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दे रखा है डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, आपका बी है मेंटेनेंस एंड इवेल्युएशन, सी है डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग में ही एक्चुअल कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस से, नेटवर्किंग से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंप्यूटर वायरस। तो सीजर और आपका क्रीपर, ये दो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस थे, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला ऑप्शन है लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, बी है कनेक्शन फेल्यूर इन द नेटवर्क, सी है पावर फेल्यूर, और डी आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्शन आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। इसमें चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझते होंगे कि डिस्क शेड्यूलिंग, CPU शेड्यूलिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो नोन एज गवर्नर ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं उन टोटली उन सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट। कॉलम ए में दे रखा है विंड सर्फ, आपका क्यू है आप स्टेटमेंट मार्क जुकरबर्ग, और आर है लैरी पेज। कॉलम बी में आपका दे रखा है फेसबुक। तो सभी जानते हैं फेसबुक का जो फाउंडर है या CEO है वो मार्क जुकरबर्ग है। ठीक, तो फर्स्ट का क्यू, तो क्यू फर्स्ट किस में है, ऑप्शन ए और सी में, ऑप्शन ए और डी में है। तो सी और बी कैंसिल हो गए। और आपका जो देखिए गूगल का जो फाउंडर है वो भी लैरी पेज एक है, तो आर का 2 है। तो R2 किस में है, देखिए Q1 और R2, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, बहुत ही क्वेश्चन सिंपल था, आप इसको आराम से कर सकते थे। अगला आपका क्वेश्चन है रिवर्स पोलिश नोटेशन फॉर इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो पोलिश नोटेशन आपका प्रीफिक्स को बोलते हैं, और रिवर्स पोलिश नोटेशन आपको किसको बोलते हैं, पोस्ट फिक्स को। तो इसका मतलब है इस आपका a + b × c - d / e का आपको पोस्ट फिक्स नोटेशन पूछ रहा था। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स नोटेशन आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये करेक्ट है। ओके, आप इसको कर लेना। पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या आता है, जैसे a + b है तो ये आपका हो जाएगा AB+, और अगर यही आपको पूछ रहा होता प्रीफिक्स यानी पोलिश नोटेशन तो ये होता a
प्लस बी का आपका आ जाता है प्लस ए बी, और इनफिक्स क्या होता है ए प्लस बी। तो ये तीन कंसेप्ट आपको पता है तो सब हर प्रकार का क्वेश्चन निकल जाएगा। बस ये आपको याद होना चाहिए कि पोलिश नोटेशन को क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक। और रिवर्स पोलिश नोटेशन को प्रीफिक्स एंड रिवर्स पोलिश